हेलो स्टूडेंट्स। अगर डायमंड्स की बात होती है तो हमारे माइंड में क्या ख्याल आता है? हमारे माइंड में सबसे पहले ख्याल आता है ज्वेलरीज का। वहां पे इयररिंग्स हैं, हमारी जो ज्वेलरी हम पहनते हैं, ये सारी चीजें जो हमारे रिंग्स हैं, इसके बारे में ख्याल आता है। बट क्या डायमंड का सिर्फ यही यूज है कि हम इसे ज्वेलरी में यूज कर सकते हैं, या फिर इसका बहुत सारे और भी यूजेस हैं? जी हाँ, इसके बहुत सारे और भी यूजेस हैं। अभी तक हम डायमंड्स को डायमंड कटिंग में भी यूज कर रहे हैं। प्लस में डायमंड्स को यानी नैनो डायमंड्स को यानी डायमंड्स के छोटे फॉर्म को हम अपनी बॉडी में डाल के टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, यानी जहां पे हमें ड्रग को एक्चुअली में ड्रग को डिलीवर करना है, वहां पे भी हम डायमंड्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं डायमंड की, जो कि रिलेटेड होगा एनवायरमेंट से। जी हाँ, हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी डायमंड्स को यूज कर सकते हैं। रिसेंटली रिसर्च में पता चला है कि डायमंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वह सनलाइट को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर सकता है, एल्बिडो फॉर्मेशन कर सकता है। अगर हम ऐसे बहुत ही छोटे डायमंड्स के पार्टिकल्स को हवा में फैला दें नियर अबाउट द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर, अगर स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में अगर हम बहुत सारे डायमंड्स को अगर में डाल दें, एरोजोल के साथ मिक्स कर दें, यानी एयर के साथ में मिक्स कर दें, तो ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो टेम्परेचर है उसको 1.6 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर कम कर सकता है। और हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, यानी प्री इंडस्ट्रियल लेवल, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1850 से, यानी सन 1850 से जो भी उस टाइम पे टेम्परेचर हुआ करता था, उससे सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा हम अलाउ करेंगे। लेकिन उस 1.5 में भी 1.3 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो हमारे पास सिर्फ अलाउड लिमिट है या फिर कार्बन बजट है 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का। 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग 200 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होने पे ही हो जाएगा। यानी हमने जो टारगेट बनाया है कि 2030 तक हम मैक्सिमम जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 1.5 तक बढ़ना चाहिए फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी 1850। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये दूसरे तीसरे यानी अभी 2026-2027 तक ही ये टेम्परेचर यहां तक पहुंच जाएगा। तो 2030 तक तो हमारा टेम्परेचर उससे कहीं ज्यादा हो जाएगा, यानी 1.5 से भी ज्यादा हो जाएगा, 1.7 1.8 के आसपास। और सन 2100 के अंदर में 2100 के अंदर में एवरेज टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय 4.3 डिग्री सेल्सियस। साइंटिस्ट बहुत ज्यादा कंसर्न है, एनवायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा कंसर्न है कि इस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें किसी भी तरीके से इमीडिएटली इस टेम्परेचर को कम करना होगा। आइए देखते हैं कि किस तरीके से डायमंड इंजेक्शन ये पॉल्यूशन को कम कर सकता है। कितने साइज के डायमंड होंगे, कितना डायमंड हमें लगेगा, पैसा कितना लगेगा, एजेंसी कौन सी होंगी और इससे क्या क्या फायदे होंगे, या फिर क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। तो डायमंड डस्ट इंजेक्शन में हेल्प रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। इमीडिएट जो हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, क्योंकि अगर अब हमारे पास काफी सारी कंट्रीज जो है, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस, ये क्लियरली बोल चुकी हैं कि कितने भी एफर्ट्स हम डाल लें हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है उसको कम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है हम लोगों के लिए। यानी दुनिया के जो टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रिचेस्ट कंट्रीज हैं, अगर वो ऐसा बोल रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सच्चाई भी है और कहीं ना कहीं एक तरीके से बैड न्यूज भी है कि ये कुछ भी करने के बाद भी जब ये कुछ नहीं हो पा रहा है, हम टेम्परेचर कम नहीं कर पा रहे हैं, तो डेवलपिंग पुअर कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये कंट्रीज तो बहुत ही कम कैपेसिटी रखती हैं, तो ये कैसे कम कर पाएंगे? तो हमें किसी भी तरीके से जल्दी इस टेम्परेचर को कम करना होगा, जिसके लिए इस तरह की रिसर्च हुई है। और इसमें पता चला है कि डायमंड के इंजेक्शंस अगर हम लगा देंगे स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के अंदर में, तो हमारी एल्बिडो फॉर्मेशन हो जाएगा और सनलाइट प्रॉपरली अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी। रिसर्चर्स इंस्पायर्ड बाय पास्ट इंस्टेंसेस वेयर वोल्केनिक स्मॉक, यानी आप जानते होंगे प्लीस्टोसीन एज थी हमारी, आइस एज, प्लीस्टोसीन
इस प्लीस्टोसीन आइस एज के अंदर में आपने सुना होगा ये यानी अभी अगर हम अभी से अगर फिलहाल इसको देखेंगे तो लगभग 12,000 साल पहले ये एज एग्जिस्ट करती थी। 12,000 ईयर अगो, यानी कुछ लाख साल पहले ये एज स्टार्ट हुई और 12,000 साल पहले आज से अगर हम कंपेयर करें तो उस टाइम पे एज खत्म होती है। उस टाइम पे आइस एज हुआ करती थी, यानी हमारी अर्थ के ऊपर ज्यादातर हिस्से में, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में ज्यादातर जो वाटर बॉडीज थी वो जमी हुई थी, एकदम आइस था। बहुत ही कम वाटर बॉडीज थी जो लिक्विड फॉर्म में थी और वहां के जो एनिमल्स थे वो उसी तरह का ठंडा पानी पीते थे, क्योंकि उससे पहले वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी। यानी सपोज कीजिए हमारा अर्थ है और ये चारों तरफ बहुत डेंस क्लाउड बन गया है वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्केनो से टेम्परेचर कम होता है या ज्यादा, तो आप क्या जवाब देंगे? वॉल्केनिक इफेक्ट से हमारा टेम्परेचर कम होता है, बढ़ता नहीं है। लोकल अगर टेम्परेचर की हम बात करें, मान लीजिए यहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है और उसकी वजह से ये जो गैसेस है, एटमॉस्फेरिक गैसेस बहुत ज्यादा डेंस हो गई है, तो सनलाइट जो होगी वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। सनलाइट विल नॉट एबल टू रीच एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहां पे नहीं पहुंच पाएगी, तो डेफिनेटली लोकल एरिया टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो इस तरह की एक्टिविटी जो टेम्परेचर को कम करती है उसको बोलते हैं नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग, तो नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग का मतलब है ऐसे फिनोमिनास, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे हमारे मैकेनिज्म जिससे हमारा टेम्परेचर जो है वो कम होता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। तो आपको याद रखना है प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉल्केनिक एक्टिविटीज नेगेटिव में आती है ना कि पॉजिटिव में। बाकी जो पॉल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग करता है और टेम्परेचर को बढ़ाता है, तो डेफिनेटली उसको हम पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग बोलेंगे। वॉल्केनिक एक्टिविटीज इमीडिएट, डेफिनेटली लोकल एरिया में टेम्परेचर बढ़ता है, बट हम थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, यानी साल 2 साल के बाद में क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है तो वो 2 या 4 दिन तक नहीं होती है, कई कई हजार साल तक एक्टिविटीज चलती है। उदाहरण के तौर पे इंडोनेशिया में अभी बहुत ज्यादा एक्टिविटी चल रही है, क्रकाटोआ के अंदर में, वेसुवियस के अंदर में यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही है, हवाईन के अंदर में, यूएस के अंदर में वहां पे एक्टिविटी चल रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट देखेंगे तो दिखेगा आपको कि वॉल्केनो के साइड में हमें यानी इतना कम टेम्परेचर हो गया है कि वहां पे हमारा आइस भी जम सकता है। इसी चीज को हम डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज डायमंड डस्ट। इस तरीके से ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये आप देख पा रहे हैं ये डायमंड के पार्टिकल्स होंगे, डेफिनेटली बहुत ही छोटे फाइन पार्टिकल्स है, सिंगल पार्टिकल हम देख भी नहीं पाएंगे, इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे। उसको पूरी अर्थ के चारों तरफ ऐसे इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे, यानी एरोप्लेन्स के थ्रू इसको लॉन्च करना पड़ेगा और वहां पे फिर ये सनलाइट आने वाली जो सनलाइट है उसको वहीं पे वो ब्लॉक करके यहां से ये लाइट वापस आ जाएगी और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को 1.6 डिग्री सेल्सियस तक भी कम कर सकती है, अगर हम इस प्रोसेस को हर साल करें 45 साल तक, यानी हर साल 45 ईयर तक अगर हम इसको कर रहे हैं तो हमारा एवरेज टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस आ सकता है और डेफिनेटली इतना कम हो सकता है। तो 5 मिलियन टन्स इसके लिए हमें डायमंड चाहिए होंगे 1 साल के अंदर। इसको टोटल हमें 45 ईयर्स तक एटलीस्ट करना होगा, यानी हर साल हमें 5 मिलियन टन्स ऑफ डायमंड्स चाहिए जो कि 1.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर सकता है। जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है और ये इंस्पायर्ड है बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो कि मैंने अभी बताया। वॉल्केनिक एक्टिविटीज में हमारा टेम्परेचर कम होता है क्योंकि डेंस क्लाउड बन जाते हैं, तो डेंस क्लाउड बनाना, लेकिन वॉल्केनिक एक्टिविटीज से पॉल्यूशन भी हो रहा है। वो जो एशेज वहां से निकल रही हैं वो अगर हमारी बॉडी में चले जाए तो कैंसर भी कॉज कर सकती हैं, प्लांट्स और एनिमल को यानी एक्सटिंक्ट कर सकती हैं। यहां पे डायमंड के साथ ये एक खास बात है कि डायमंड इस तरह का एसिड रेन और नेगेटिव पॉल्यूशन नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब हमें पता चला तो हम डायमंड को अब हम यूज करने वाले हैं, अगर कंट्री एग्री करती है तो, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और हीट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए। यही हमारे पास अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा अगर हम टेम्परेचर को कम नहीं कर पाए तो, क्योंकि इमीडिएटली टेम्परेचर कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
माउंट पिनाटुवा के अंदर में अगर देखें 1991 में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हुई थी, जिससे पॉल्यूशन बढ़ा, लेकिन टेम्परेचर हमारा यहां पे कम होते हुए दिखता है, यानी नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग कूलिंग लास्टेड फॉर इयर्स, इंस्पायरिंग साइंटिस्ट टू कंसीडर आर्टिफिशियल एरोसोल टू रेप्लिकेट दिस प्रोसेस एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायमंड से ही देखा गया है, कैल्काइट, सल्फर डाइऑक्साइड, एस्बेस्टस, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स को 3D मॉडल बना के चेक करके देखा गया है, और उसमें सबसे बेस्ट जो इनको और सबसे कम जिसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ता है वो है डायमंड। दूसरी चीज है कि डायमंड एयर के अंदर में बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए रह सकता है, यानी कुछ 100 साल के लिए वहीं पे बना रहेगा हमारे एटमॉस्फेयर में और सरफेस पे वापस ये नहीं आएगा। और तब तक हम कोई दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे 100-150 साल के अंदर अंदर, जहां पे इन डायमंड्स को भी हम दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेंगे अर्थ के ऊपर में। जैसे आजकल हम सैटेलाइट्स को एक तरीके से जो स्पेस डेब्रिस है, जब भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो लॉन्च व्हीकल्स के जो छोटे छोटे पीसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एक तरीके से फैल जाते हैं, उसको जैसे हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वैसे ही फ्यूचर में इसको हम वापस से एब्जॉर्ब कर लेंगे जब हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा तो। बट इमीडिएटली हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर हम इसको देख रहे हैं, यानी यहाँ पे इस तरीके से ये सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जो है वहां पे एल्बिडो बनाया था, यहाँ पे लाइट ऐसे चली जाएगी और यहाँ का टेम्परेचर ये कम कर सकता है। यानी बिल्कुल विसिनिटी में देखेंगे तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, लेकिन उसके थोड़ा डिस्टेंस पे अगर हम देखेंगे तो उसका कूलिंग इंपैक्ट होता है। और ये जेट स्ट्रीम से भी ऊपर, यानी 10-12 किलोमीटर से भी ऊपर वाले एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड पहुंच गया था, और इसी एरिया में हमें अभी डायमंड को भी इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये जो अर्थ है और ऊपर ऐसे डायमंड होंगे और एटमॉस्फेयर से ये यहां से निकाल दिया जाएगा। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन इसको बोला जा रहा है, जो कि प्रोपोज्ड मेथड होगा जिसमें हम इस तरीके से करने वाले हैं। बिल्कुल वोल्केनिक एक्टिविटीज को मिमिक करेगा, यानी उसकी तरह ये बिल्कुल काम करेगा। एरोसोल रिफ्लेक्ट्स sunlight away from the earth, reducing the sun's warming effect and lowering the temperature and mitigate the climate change. फर्दर अगर हम बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड हैज बीन कंसीडर्ड फॉर एरोसोल इंजेक्शन, यहां पे किया जा सकता था, लेकिन आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस है, तो हम इसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें रिस्क बढ़ता है, और सल्फर की प्रेजेंस में एसिड रेन भी बढ़ जाती है। तो एसिड रेन अगर हो जाएगी तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा टेम्परेचर कम करने का, और ओजोन लेयर को भी ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो एसिड रेन करता है, टेम्परेचर को बेशक कम कर पाए, लेकिन उसके साथ साथ में ओजोन लेयर डिप्लीट करता है, तो यूवी रेज ज्यादा सनलाइट तक पहुंचेगी, तो इसका अल्टीमेट कोई फायदा नहीं होने वाला है। बट डायमंड के साथ ऐसा नहीं है, ग्लोबल वेदर पैटर्न को अफेक्ट कर सकता है सल्फर डाइऑक्साइड, और रिसर्च के अकॉर्डिंगली इस तरह के जो एजेंट्स हैं हमारे लिए सेफर नहीं है, लेकिन हमें कुछ सेफर जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स है वो सर्च करने होंगे ताकि हम कूलिंग कर सकें। सेंड्रो वेटिनियोनी फ्रॉम ETH ज्यूरिच के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया है कि हमने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को टेस्ट करके देखा है, 3D मॉडल्स बनाए गए हैं, कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स बनाए गए हैं, मैनुअल मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसमें कैल्काइट, एल्यूमिनियम, आर्गन से रिलेटेड, सल्फर से रिलेटेड और डायमंड और कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को लिया गया है। उसके अंदर में सबसे बेस्ट इनको दिखा है डायमंड। डेफिनेटली वो डायमंड नहीं होगा जो हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, उससे बहुत ही ज्यादा फाइन डायमंड होगा। अब हमारा जो डायमंड होता है वो कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि ज्वेलरी के अंदर में हम उसकी प्रॉपर कटिंग करनी होती है, और कटिंग का मेनली उसके अंदर में पैसा होता है, क्योंकि वो जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो जगमगाएगा, इसलिए डायमंड की कॉस्टिंग ज्यादा होती है। लेकिन अगर डायमंड को, ब्लैक डायमंड को या दूसरे डायमंड्स को अगर हम ले तो वो उतने ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। डेफिनेटली हार्डनेस उसमें वही रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा लस्ट्रस नहीं होते, तो उसी तरह के डायमंड हमें यूज करने होंगे यहाँ के अंदर। The goal was to find particles that stay airborne, यानी बहुत टाइम तक एयर में नहीं, क्योंकि अगर बहुत जल्दी ये वापस से अगर सरफेस पे आ गए तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे कि ये चारों तरफ ऐसे फैल जाएंगे और कुछ 100 साल तक वहां पे ही रहेंगे। और फ्यूचर में डेफिनेटली हम टेक्नोलॉजी डेवलप करके इन सारे एटम्स को और डायमंड्स को वापस से ट्रैप कर लेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, इजीली हो सकता है। ऑल्टरनेटिव एम टू for safer and more sustainable
क्लाइमेट सॉल्यूशन। अब फिर जहां पे पता चलता है कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, डायमंड डस्ट पॉल्यूशन पोटेंशियल हो सकता है। इस तरह के डायमंड नो डाउट इस तरह के नहीं होंगे, बट यस डायमंड होंगे जो इतने ज्यादा लस्ट्रस नहीं होंगे और वो रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को। और डायमंड पार्टिकल व्हेन इंजेक्टिंग इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर आर हाईली इफेक्टिव एट रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन। दे रिमेन एयरबॉर्न फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, बहुत लंबे टाइम के लिए रह सकते हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी जैसे सल्फर करता है वैसा ये नहीं करेगा। बट 5 मिलियन टन हमें हर साल भेजने होंगे, 45-50 साल तक भेजने होंगे, तब जाके हमारा टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस हो पाएगा। तो अगर ये इतना आसान है तो इसको हम कर क्यों नहीं देते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका कॉस्टिंग। $200 ट्रिलियन अमाउंट हमें चाहिए साल 2100 तक, जो कि सल्फर के कंपैरेटिवली, जो कि पहले प्रपोज था, सल्फर डाइऑक्साइड हम एयर में डाल देंगे, उससे ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बट डेफिनेटली मतलब ये कॉस्टली है बट हार्मफुल इतना नहीं है। तो डेफिनेटली हमारा जो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो हेल्थ पे ज्यादातर होगी, इसलिए हम डायमंड को ज्यादा एक तरीके से उसको हम करना चाहेंगे और उससे ही हम वहां पे टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेंगे। इट कम्स एट अ स्ट्रेटनिंग कॉस्ट, बहुत ज्यादा कॉस्ट है, यानी $200 ट्रिलियन। आप जान सकते हैं कि इंडिया की टोटल इकोनॉमी अभी $4 ट्रिलियन के आसपास है। यूएस की अगर हम देखेंगे तो हमसे लगभग 22 गुना ज्यादा है। चाइना की देखेंगे तो 7.8 टाइम्स ज्यादा है। अगर रशिया की देखेंगे तो लगभग हमसे 19 से 20 टाइम्स ज्यादा है। तो ऐसे में अगर हम बहुत सारी कंट्रीज को हमें मिलाना पड़ेगा, उन सबकी टोटल इकोनॉमी को मिला के इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। बट ये एक सॉल्यूशन इस कोस्ट पे हमें करना ही पड़ेगा। अगर ये लास्ट रिजॉर्ट की तरह हम इसको कंसीडर करेंगे, अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो ये तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं है, साइंटिस्ट बहुत बड़े लेवल तक सोच रहे हैं, वो बड़ी बड़ी शील्ड तक लगाने को सोच रहे हैं। यानी जैसे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं इस तरीके से शील्ड लोकेट कराई जाएंगी हमारे ऊपर सरफेस में और सनलाइट को पहले ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़े लेवल पे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। दिस हाई कॉस्ट प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर द ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन। डेफिनेटली इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं है। मेन जो हमारा सबसे बड़ा जो इसमें जो खर्चा होगा वो सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम सामने आ रही है। $200 ट्रिलियन चाहिए अगर हमें इसे इंप्लीमेंट करना है तो। बट ये जब कुछ नहीं होगा तो लास्ट रिजॉर्ट में हमें इस तरह के डायमंड्स को ही यूज करना पड़ेगा। दो डायमंड डस्ट may offer a viable solution to the global warming, but high cost raises concern about the feasibility। ऐसा भी नहीं है कि कंट्रीज ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, बट ये लास्ट रिजोर्ट में ही यूज करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा होने वाला है और वो भी हमारे 45 साल तक इसको कंटिन्यू हमें करना पड़ेगा। यानी 45 इयर्स के अंदर में लगभग $200 ट्रिलियन का खर्चा आएगा, जो कि कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगी तभी ये हो पाएगा। अदर जो इंजीनियरिंग मेथड्स लाइक सल्फर एरोजोल इंजेक्शन भी किया जा सकता है, जो कि इकोनॉमिकल है। कंटिन्यू टू एक्सप्लोर एंड वेट द पोटेंशियल बेनिफिट एंड रिस्क ऑफ दिस, बट उसमें जो पोटेंशियल रिस्क है, वो एसोसिएटेड रिस्क है, उसकी वजह से इसको शायद नहीं किया जा सकता। अब इस तरह के कितनी फिजिबिलिटी है इसकी या कितनी फिजिबिलिटी नहीं है, क्या हम इसको एक्चुअली में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, वो तो टाइम ही बताएगा। बट इस तरह के टॉपिक्स हमारे लिए यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि डायरेक्ट आप बताइए कि जो डायमंड इंजेक्शन है इज रिलेटेड टू, अब इंजेक्शन से वर्ड आएगा तो हम रिलेट कर सकते हैं कि मेडिकल साइंस से हो सकता है, डायमंड हो सकता है, तो हो सकता है कि ये ज्वेलरी से आपको रिलेट करा दे या फिर किसी तरह के कटिंग इंस्ट्रूमेंट से आपको रिलेट करा दे। और चौथे ऑप्शन में गिवन होगा एनवायरमेंट से रिलेटेड है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके से डायमंड एनवायरमेंट से तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकता, बट रियलिटी में आंसर हमारा वही है। डायमंड इंजेक्शन इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट और एनवायरमेंट में पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए स्पेशली हम इस तरह के स्टेप उठा सकते हैं। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।